अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे चेयरमैन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीर हैदर सियालवी साहब और सीनियर सहाफ़ी रहमान मजीद साहब। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। अच्छा शहीर हैदर भाई, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इनवाइट किया। देखिए, पार्टी के मैं पहले बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जी जी। सिंस 2011 I started student politics from अंजुमन तलबा इस्लाम। एक नुमाइंदा तंजीम थी जो कि गैर सियासी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। जी जी। और उसका मंशूर नौजवानों में और तलबा में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को फरोज़ा। उसमें मैं मरकजी चेयरमैन कॉलेजेस काउंसिल की जिम्मेदारी तक गया। 2015 में हमने स्टेट यूथ पार्लियामेंट फॉर्म किया। उसके मंशूर में ये था कि हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एथिज्म को परवान चढ़ाया जा रहा था, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज को परवान चढ़ाया जा रहा था। जी जी। उसके साथ जो इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशें हो रही थी या इस तरह का बयानिया इनडायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से किया जा रहा था थ्रू एनजीओज, उसके काउंटर नैरेटिव पेश करना था। जी जी। और फिर 2022 में जाके हम लोगों ने जनवरी में, अभी एक साल मुकम्मल हुआ, हमने पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को फॉर्म किया। उसका बेसिक बुनियाद जो थी वो पाकिस्तान के उन इश्यूज को हाईलाइट करना है कि जिस पर इस वक्त बात नहीं की जा रही। आप ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो इस वक्त वो इख्तिलाफ जो है वो जाती अनाज की बुनियाद पे है। जी जी। एक दूसरे को चोर डाकू या मुंशी कहना। इस पॉइंट इन टाइम में कि जब आपका मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ, जब 22 साल से आपकी कौम की बेटी वापस नहीं आ पा रही, जब आपके मुल्क पर ऐसा शदीद बहरान आ चुका है कि उससे निकलने की कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो उस वक्त भी डिसाइडेड कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें हर कौम, खित्ते, कबीले, हर मजहब और हर मसलक का बंदा हो, एक्सेप्ट कादियानी। जो कादियानियों के अलावा हर मजहब, हर कौम, खित्ते, कबीले और हर मकतबा फिक्र का नौजवान उसमें, और नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात जिसकी सारी मरकजी क़यादत नौजवानों पर मुश्तमिल हो। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये नैरेटिव, ये बयानिया दिया कि नौजवानों को सामने आना चाहिए है, लेकिन आप ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की मरकजी क़यादतों में एक या दो नौजवान आपको नजर आएंगे, या नजर भी आएंगे तो मौरूसियत की बुनियाद पे नजर आएंगे। आपको सारी मरकजी काबीना नौजवानों पर मुश्तमिल नजर नहीं आएगी। जी जी। तो हमने कहा कौम कितनी थी, हर जुम्मे के खुतबे में हम भी सुनते थे अल्लाह ताला कौम को अच्छी, दिलेर, गयूर और नौजवान क़यादत अता फरमा। तो हमने कहा बाकी नौजवान क़यादत उसका साथ दे। तो हमने तमाम मॉडल्स लाए, वो आपके इंटरव्यू में बाद में बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा रहमान भाई, इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये कामयाब होंगे? देखें जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया शफकत भाई। देखें, जो इमरान खान ने ये फैसला लिया है, वो इस फैसले को बहुत टाइम पहले इस फैसले को ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर इमरान खान ने यही फैसला लेना था तो ये पहले ले लेते। ठीक है, ठीक है। अच्छा शहीर भाई, आप ये बताएं कि जो असम्बलियाँ तोड़ी है इमरान खान साहब ने, तो क्या इनका फैसला ठीक था? इस पॉइंट इन टाइम पे ये फैसला दुरुस्त नहीं। गो के इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, गो के ये गवर्नमेंट लॉन्च की गई बाहर से, गो के ये गवर्नमेंट भिखारियों की है, चोरों की है, डाकुओं की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस्टर 10% की है, मुल्क का खजाना लूटने वालों की है। मैं दुबई में जाके जुमेरा लेक टावर में रहा, वहाँ जिन दोस्तों ने उसकी बुकिंग कराई थी वो 40,000 पर नाइट स्टे था। हम जो 2-1 दिन वहां पर रहे, तो मैंने देखा कि साल साहब के थे जिनका तकरीबन करोड़ों रुपए हर रात की मालियत का वो उन्हें मिलता था, और वो पैसा गालिबन या स्विस अकाउंट में जा रहा है या लंदन में जा रहा है, पाकिस्तान तो नहीं आ रहा।
तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है, सबसे पहले पूछना है इस चीज का कि पैसा कहाँ से आ रहा। अब ये आते हैं असम्बलियां तोड़ना क्या दुरुस्त फैसला था या नहीं था। पूरा 1 साल हमारे इलेक्शन, कभी ज़मीनी इंतखाबात, उसके बाद दोबारा से फिर 25-35 इस्तीफे मंजूर कर लेना, फिर 40 मंजूर कर लेना। ऐसे मामलात में जब मुल्क डिफॉल्ट करने के बिल्कुल करीब हो चुका है, ऐसे सिनेरियो में अगर आप इलेक्शंस अनाउंस करते हैं वफाक के अलग और सूबों के अलग, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी दुरुस्त फैसला नहीं है। इलेक्शंस अब हों, 6 महीने बाद हों, या माशी इमरजेंसी लगाने के बाद जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत भी लेट हो गए, 1 साल बाद हो जाए, लेकिन एक ही बात होनी चाहिए। बार आप जब इलेक्शन करते हैं 2 सूबों में करेंगे, फिर वफाक में भी, तो वो 2 सूबे आएंगे जब MNA के इलेक्शन हों, तो आपका बजट एक तो मल्टीप्लाई कर जाएगा। दूसरा, फिर आपकी गवर्नमेंट, वफाक और सूबाई गवर्नमेंट का मुकम्मल तवज्जो गवर्नमेंट और अपोजिशन की इलेक्शंस पर होगी। मुल्क के माशी अदम इस्तेकाम को खत्म करने में वो तवज्जो मरकूज नहीं होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ ये फैसला दुरुस्त नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा रहमान भाई, नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में होते तो हालात कुछ बेहतर होते? देखें जी शफकत भाई, अगर नवाज शरीफ साहब अब मुल्क के हालात बेहतर करने चाहें भी तो नहीं हो सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, अगर वो वतन में भी होते तो फिर भी हालात जो है ना वो उनके काबू में नहीं रहे थे। आपने देखा होगा कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान को इस कदर लूट के खाया कि 10 किलो आटे के थैले के लिए अवाम जिलीलो ख्वार हो रही। शहीर भाई, अपना आने वाले वक्त में आप PDM को एक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं? और जब इकट्ठे होते हैं तो जब ज्यादा माल लूट तो उसके बंटवारे पे हमेशा लड़ाई करते हैं। ठीक है। अच्छा शफकत भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल अपने भाई से है कि आने वाले वक्त में अगर आपको मौका मिले इमरान खान के साथ गवर्नमेंट बनाने का, क्या बनाएंगे आप? हमें मौका मिले तो हमारी जितनी भी सीटें होंगी और जिस भी पार्टी की मेजोरिटी असेंबली में होगी, हम गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी शहीद भाई, आप पर पार्टी आती है तो आप उसके साथ भी शामिल होंगे गवर्नमेंट में? अगर वो आ रहे हैं अक्सरियत राय से और हमारी 2-4 सीटें अगर जीती जाती हैं, तो जिसकी भी गवर्नमेंट आए, शामिल होने की वजह मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। जी। हमने अपने हलकों में अवाम से वादा किया कि हम उन्हें यूनिवर्सिटी बना के देंगे, ताकि 2-2 घंटे का दूर का सफर तय करके वो हमारे तहसील हेडक्वार्टर में डिलीवरी केस के लिए आते हैं और उन्हें कहा जाता है रेफर टू रावलपिंडी। तो उस चीज में आपने TSQ को अपग्रेड ऑपोजिशन में बैठ के नहीं कर सकते। ऑपोजिशन में बैठ कर लगाने उसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसी नून लीग और उसी PTI के खिलाफ, और गवर्नमेंट में बैठ के आप अपना बयानिया मजबूत कर सकते हैं। वही जो उनके गलत फैसले होंगे उसको आप डिसोन करें कि ये उसकी पार्टी का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। लेकिन मेरे हल्के के ये मसाला पहले ये हल करें, उसके बाद मेरे मुल्क के कर्जे के ये मसाइल है, इसको सॉर्ट आउट करें। जब हम लोग ये सारे काम गवर्नमेंट में बैठ के, गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठ के कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ हम ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के नारेबाजी। शहीर भाई, इसमें कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने जो एक बयान दिया है मीडिया के ऊपर, आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि मैं किस बयान के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसको आप किस कदर से देखते हैं? देखते हैं कैप्टन सफदर का बयान मैंने 10 सेकंड का क्लिप सुना है, उसके सियाको सबाक को मैंने नहीं सुना कि जिसमें उसने इस तरह की बात की है। लेकिन अगर वो 10 सेकंड का क्लिप ही मुकम्मल सियाको सबाक है तो मैं समझता हूँ एक इंतहाई नीच और घटिया हरकत की है। और अगर उसने कहा कि जी मैं दमा को चैलेंज करता हूँ, तो सारे पाकिस्तान के मुल्क उसने खरीदे हुए हैं, मैं समझता हूँ उन्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा प्यारे भाई, के आने वाले कल में अगर आपकी प्रॉपर आपकी गवर्नमेंट आ जाती है तो आपकी क्या पॉलिसी होंगी? नौजवानों को कोई नौकरियां मिलेंगी या पिछली हुकूमतों ने सिर्फ और सिर्फ वादे किए हैं, जो वादे वफा नहीं हुए, या कोई उसमें कोई होगी बात? इसमें अगर नौकरियों के हिसाब से आप मॉडल पूछना चाहते हैं तो मैं चाइना में एक मॉडल कि हर घर में कॉटेज इंडस्ट्री थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज। हमारी औरतें सड़कों पे पैसे मांगने के काम, हमारे मर्द जो है घर में जुआ शराब पी रहे होते हैं और नशे करके या मतलब ऐसी एक्टिविटीज आते हैं और खवातीन मांग रही होती है छोटे छोटे बच्चों को उठा के।
बांग्लादेश हमारी आजादी के 25 साल से ही आजाद होने के बाद, जिसको हम कहते थे कि इसकी हैसियत 2% की नहीं, बस बांग्लादेश ने हर घर में कॉटेज इंडस्ट्री बनाई, अपनी खवातीन जो उनका 51% है उन सबको काम पे लगाया, और आज आपकी फैसलाबाद की सारी टेक्सटाइल मिल जो है वो बांग्लादेश में पहुंच बिल्कुल ऐसे। और बांग्लादेश सबसे कर रहा है बिजली के बिल्स को, जितने भी वहाँ के इंडस्ट्रीज हैं उनमें। अच्छा, पाकिस्तान में आप अगर कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, हर घर को एक छोटी छोटी सनद दे देते हैं और कहें कि जनाब जितने ज्यादा बच्चे हैं उतना ज्यादा आप रोजगार कमा सकते हैं, तो बजाय इसके कि साकिब निसार साहब ने जो फरमाया था कि जनाब बच्चे कम पैदा करें, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है पाकिस्तान में मसाइल ज्यादा हो रहे हैं, इंडिया में लोगों ने बच्चे पैदा कर करके इंडिया की आबादी 125 करोड़ यानी 1 अरब 25 करोड़ कर दी। चीन ने अपनी आबादी को 1 अरब 35 करोड़ कर दी, लेकिन चीन डाउनफॉल में नहीं आया, वो ग्रो कर गया। भारत जो है उसने सिलिकॉन सिटी बना दी, अपने लोगों को रोजगार दिया, उन लोगों ने सिलिकॉन सिटी बना के आईटी की फील्ड में इतने एक्सपर्ट हो गए कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें अगर सस्ती लेबर चाहिए तो भारत उन्हें मुहैया करने को तैयार है। आईटी की फील्ड में हम लोगों ने अपने बच्चों को रट्टे वाला सिस्टम लगवाया तालीमी निजाम में, हमने उन्हें स्किल्स नहीं सिखाए। मैं समझता हूँ कि हमने टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने ज्यादा हो सके हम उसको बनाएंगे, बजाय इसके कि जो अभी फरसुदा तालीमी निजाम आ चुका है और अनफॉर्चुनेटली फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड या इस तरह के जो बोर्ड्स हैं इनको ओवरकम करके हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को स्किल्स सिखाई जाए ताकि वो फ्रीलांसिंग के जरिए अपना रोजगार खुद तलाश करे। पाकिस्तान में इस वक्त सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। मैं फ्रॉड को बिल्कुल नहीं मानता कि एक एमएनए कहे कि जनाब यहाँ 2 माली की भर्ती है लेकिन मैं 10 रखूंगा। अगर वो 10 रखेगा तो 8 माली घर बैठ के तनख्वाह तो ले लेंगे, लेकिन रियासत पे बोझ होंगे और रियासत फिर उन मालियों को तनख्वाह देने के लिए अमेरिका से कर्जा लेगी। जब रियासत अमेरिका से कर्जा लेगी तो अमेरिका कभी भी हमारी बेटी को आपके सिद्दीकी की सूरत में उठा के लेके जा सकता है और रियासत उसको आंखें नहीं दिखा सकेगी। तो आपने अपनी मईशत को जब तक कंट्रोल नहीं किया, आप नौकरी के मौके पैदा नहीं कर सकते। जब तक कॉटेज इंडस्ट्रीज आप हर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने लोगों को खुशहाल नहीं देख सकते। अच्छा शहीर भाई, जो अपना निगरान हुकूमत की तरफ से तबादले हो रहे हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं शुरू दिन से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हमारी वो पॉलिटिकल पोस्टिंग के हमेशा से खिलाफ रही है, चाहे वो स्कूल्स के तबादले हो, चाहे वो टीचर्स के या थानों के तबादले हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के तबादले हो, चाहे वो अपने मनपसंद किसी भी ऑफिसर के या पटवारी के तबादले हो। हम इसके शदीद मजम्मत करते हैं। आपको पुलिस को भी डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी डीपोलिटिसाइज होना चाहिए और इनको आजादाना हैसियत में अपना काम करना चाहिए। अच्छा शहीर भाई, अपना जो मौजूदा महंगाई है इसकी जिम्मेदार पीटीआई है या फिर पीडीएम? पाकिस्तान नजरियाती की जब गवर्नमेंट आई तो हम लोग पेट्रोल की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हर हद तक इस तरीके से जाए कि हमने कोई इंटरनेशनल प्रेशर अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। हम एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत है तो हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। हम एक इकोनॉमिक स्टेट है तो हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इस तरीके से करना है। सही होगा भाईजान, हमारा भाई निजाम मजबूत है, हमें कोई आंखें ना दिखाए। हमें ईरान से अगर 60 रुपए पर लीटर तेल मिलेगा हम लेंगे। आपने ईरान पे सैंक्शंस लगाई हैं, आप जाने ईरान जाने, हमने लेना अभी तेल, हमारी आवाम भूखी मर रही है। हमें 80 रुपए लीटर अफगानिस्तान तेल देगा, हम लेंगे। बिल्कुल, हमारी आवाम भूखी मर रही है। हम लोग इतने बिकाऊ माल हो गए कि हमें इंटरनेशनल चौधरी से इजाजत लेनी पड़ेगी कि इस मुल्क से तेल नहीं या इस मुल्क से ना लें। भाई who the hell they are to decide about my future? ये मेरे मुल्क की इज्जत सालमियत और बका का मामला है। we have to decide about। अच्छा शहीर भाई, आप मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इलेक्शन को टाइम पे होता देख रहे हैं, इलेक्शन क्या आपको पता है, आपकी क्या राय इसके ऊपर? इस वक्त तो जो मुझे लग रहा है कि केयर टेकर सेटअप आ चुका है और वो 3 महीने चलता है। 3 महीने एक दिन भी जब हो जाए तो केयर टेकर सेटअप का कोई भी फैसला गैर कानूनी होता है। लिहाजा अगर इलेक्शन टाइम पे होंगे तो फिर पंजाब और केपीके की असेंबलीज के इलेक्शन तो अभी हो जाने हैं। वफाक और दीगर सूबों के इलेक्शन पर हो सकता है ये 6-7 महीने डिले करते हैं। और ये भी हमारे आइन में भी एक शिक है कि आप माशी इमरजेंसी लगा के 6 महीने इलेक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं और उस पर भी 6 महीने मजीद एक्सटेंड किए जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है
आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है, नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी या पीटीआई? अभी तो ये कहना कबल इस वक्त होगा, हमें तो अभी अपनी जदोजहद जारी रखी हुई है, हमें बाकी पार्टी से फिलहाल की सरकार नहीं। अच्छा शहीर भाई, आपकी पार्टी ने अभी तक कोई सीट हासिल की है? हमारी पार्टी को 1 साल हुआ। विद्यार्थी इंतखाबात में मीरपुर पास, कंडोजाम, हैदराबाद और कराची में हमारे कैंडिडेट्स खड़े हुए। 800-900 वोट की तरह काउंसलर जीतता था, वहाँ 500-600 वोट हमारा आदमी भी ले लेता था। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक गांव से 500-600 वोट मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची की एक वार्ड से अगर हमें 400 वोट मिल रहे हैं बगैर मेरे वहां जाए, तो मैं समझता हूँ ये हमारे बयानी की एक बहुत बड़ी फतह है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शहीर हैदर सियालवी साहब और रहमान मजीद साहब, आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।